अगर सप्तम भाव में कोई ऑलरेडी पीड़ित ग्रह बैठ गया है तो इन फ्यूचर जो स्पाउस होंगे वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी देख सकते हैं। लोगों की सोच ऐसी है कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं तो वह हमारे लक को बदल दे। कहीं से कहीं तक भी यह पॉसिबल नहीं है। कर्मों के आधार पर ही ये मूल नक्षत्र मिला है, पर लोग कहते हैं कर्म कुछ नहीं होते। लोग महाकुंभ जाते हैं स्नान करने के लिए, उन्हें लगता है कि स्नान कर लिया तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या सच में ऐसा होता है? जो हमारे मन का पाप है, जो हमारे जो कर्माज हैं, उनका पाप कैसे धुल पाएगा? ये तो सब प्री डिसाइडेड है। यह तो गॉड ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको बेटा देना है या बेटी देनी है। आप जब मून साइन के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी राशि देखते हैं तो वही राशि आपके मन पे, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। 2025 जो है इसमें और भी बहुत सारे डिवोर्स होंगे। एक पर्टिकुलर लड़के की लाइफ में एक लड़की आ रही है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, इन सब का संबंध हमारे कर्माज के साथ ही है। विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो हमारे जीवन को समझने में हमारी मदद करती है। ज्योतिष हमें जीवन का आईना दिखाती है कि हमारे जीवन में क्या परेशानी आने वाली है और इस परेशानी से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। और अगर बात करें हम वहीं कर्मों की, तो क्या ज्योतिष और कर्म ये सब साथ में चलते हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आए दिन हमें तंग करते रहते हैं और हम इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो आज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जिन गेस्ट को हमने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है वो आपके जीवन की सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगी। तो चलिए दर्शकों, स्वागत करते हैं ज्योतिष आचार्य नेहा सोलंकी जी का। नेहा जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। नेहा जी, आपने ज्योतिष में डॉक्टरेट की हुई है, आपने पीएचडी की हुई है, तो आपने बहुत सारी किताबें ज़रूर पढ़ी हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि कर्मों में मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है, कर्म और ज्योतिष। तो आज इनके बारे में आपसे बात करेंगे, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में भटक गए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ज्योतिष और कर्म ये दोनों साथ में चलते हैं। तो ज्योतिष क्या है, और जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम कर्मों को इतना महत्व क्यों देते हैं? देखिए अनु जी, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा सुना है कि वो कहते हैं कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है जी, या ज्योतिष का ज्ञान कुछ भी नहीं है। पर अगर आप देखने जाएं तो ये है टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है। ज्योतिष को अगर हम ब्रेक करके अगर हम टर्म्स में पढ़ें तो ज्योति जमा ईश, ईश यानी कि भगवान, हमारे ईष्ट, ईश के द्वारा प्री डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड हमारे कर्मास पे, हमारे लक पे डालने वाला प्रकाश यानी कि ज्योति को ही ज्योतिष कहा गया है। प्री डिसाइडेड मैंने क्यों कहा? जी, हमारा किस ग्रहों में, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हो रहा है, यह सब कुछ हम देखते हैं। बर्थ चार्ट में भी हम देखते हैं कि हमारा यह लगन बन के आ गया, यह हमारा विशाखा नक्षत्र आ गया, अनुराधा नक्षत्र आ गया। पर ये डिसाइड कैसे हुआ? जी, यह डिसाइड हुआ हमारे कर्मों के आधार पर। जो भी कर्माज हमने किए हैं उनके आधार पर, यानी कि लास्ट बर्थ में हमने कौन से कर्माज किए, ऐसा हमने क्या किया कि जो हमें यह बर्थ चार्ट मिला। जो कहते हैं ना कि देखिए बर्थ चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है पर दशाएं सपोर्टिव नहीं है। जी, दशाएं, चाहे वह केतु की हो, चाहे वह राहु ग्रह की हो, उच्च शुक्र की हो, मंगल की हो, बुध की हो, यह सभी दशाएं भी हमारे कर्माज के बेसिस पर ही हमें मिलती हैं। ज्योतिष, देखिए लोगों को ना बहुत ज़्यादा मिथ बने हुए हैं, कन्फ्यूजन है जी, और ख़ासकर हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ लोगों की सोच ऐसी है कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं तो वह हमारे लक को बदल देगा, हमारे भाग्य को बदल देगा। जी, देखिए अनु जी, कहीं से कहीं तक भी यह पॉसिबल नहीं है। ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, ज्योतिष एक ज्ञान है जो आपको गाइडेंस देता है कि किस समय पे आपको क्या डिसीज़न लेने चाहिए, किस समय पे आपको क्या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, किस समय पे आपको एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या आपको करियर फील्ड चूज़ करनी चाहिए। अच्छा, एक आप बात बताइए,
जैसे कि हम लोग स्टडीज़ करते हैं, जी। हमने स्कूलिंग की, हमने मैथ्स पढ़ा। जी। आज हमारा रियल लाइफ में अगर हम देखें, जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी चल रही है, इसमें हमने मैथ्स को सीखा और मैथ्स ने मीन्स हमने और जो सब्जेक्ट्स भी सीखे उसके बेसिस पे हमें डिग्री मिली, या हमने बिजनेस किया या जॉब किया। पर क्या उस सिर्फ अकेले मैथ्स ने हमारा भाग्य को बदला है? नहीं। उसको हमने सीखा, उससे हमने ज्ञान लिया, उसके बाद हमने अपने कर्माज किए, उसके बाद हमने मेहनत की कि हमें इस फील्ड में आगे जाना है, हमें सीए बनना है, या हमें किस फील्ड में जाना है, उस आधार पर हमें बिजनेस या जॉब मिलती है। जी। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट है। यह एक सब्जेक्ट है कि जिसको हम समझ सकते हैं, जिससे ज्ञान ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि किसी के माता पिता हमारे पास आते हैं कि क्या यह हमारे बच्चे के लिए कुंडली आई है शादी के लिए, क्या यह सही है या गलत है, मीन्स उसके लिए ये सपोर्टिव है या नहीं है। तो यह सिर्फ एक ज्ञान मात्र है जो आपको बताएगा कि जी हाँ, यह जो आपको आगे से बर्थ चार्ट मिला है यह आपके बच्चे के लिए सपोर्टिव है या नहीं है, क्या इनके जो ग्रह हैं वह मिल रहे हैं, क्या इनकी आगे की दशाएं, क्या इनका आगे का भाग्य मैच कर रहा है, क्या संतान के अच्छे योग बन रहे हैं। तो ज्योतिष को जब तक आप एक गाइडेंस की तरह लेंगे, आपको बहुत ही एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहां आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, जहां आपने ये सोच लिया कि आज मैंने अपनी कुंडली दिखाई है और आज ही मेरा भाग्य बदल जाएगा, आज मैं एक एक्स एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आया हूँ और कल ही देखिए मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो उन्होंने आपको उपाय बताए, जो उन्होंने आपको एक बताया कि आपको किस तरीके से अपना कर्मा करना है, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, उसके ऊपर आपके एफर्ट्स काम करते हैं, उसके ऊपर आपका बिलीव काम करता है। तो कोशिश करें कि इसको एज अ सब्जेक्ट लें। भाग्य बदलने वाला यह कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। जी, तो इसका मतलब कि हम ज्योतिष से अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं। जी। जो हमारे साथ होना है वो होकर ही रहेगा। जी। अगर कुछ बुरा होना है तो हम उपाय कर सकते हैं, वो थोड़े कम हो सकते हैं। जी। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ज्योतिष से अपना भाग्य बदलिए, आपके जीवन में जो मुश्किलें आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। जो कहना है कि भाग्य बदल जाएगा वह बिल्कुल गलत है। मैं ज्योतिष को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करके देखती हूँ। जी। देखिए क्या होता है बेसिकली कि जब आप ज्योतिष में, मान लीजिए आपको किसी ने उपाय बताया कि अभी आपका यह पर्टिकुलर समय ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप इस ग्रह की पूजा करें या जाप करें। जी। उसके बाद अब मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि आप किसी भी एक चीज़ के लिए दिल से, मन से, बिलीव से जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको ज़रूर ज़रूर हेल्प करता है उस चीज़ को पाने में, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में। जैसे मैंने कहा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा कि आप इस ग्रह के जाप करवाएं क्योंकि आपका थोड़ा सा बुरा समय आने वाला है। भाग्य नहीं बदला जाएगा, पर उस ग्रह के जो रिजल्ट्स हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उसमें आपको काफ़ी हद तक बेटर फल मिल सकता है। अब देखिए वह काम कैसे करता है। सपोज हम कहते हैं कि हमारी राहु की दशा आने वाली है और वह हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम राहु के जाप करवाते हैं। अब मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो जब हम राहु के मंत्र की, जो भी हमारे पंडित जी हैं या हम खुद भी बार बार उस मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, वह चैंटिंग ही यूनिवर्स में जाके हमें वापस रिटर्न बैक होती है। बेसिकली देखिए उन मंत्रों में हम उस पर्टिकुलर ग्रह के निमित्त होकर हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमारा यह समय ऐसा है तो इसका दुष्प्रभाव आप कम करें। तो जब आप यूनिवर्स को, जब आप प्लैनेट्स को एक अपना बोलते हैं ना एक पश्चाताप दिखाते हैं और वो चैंटिंग जब रिपीटेशन में बदलता है तब उसका रिजल्ट आपको मिलता है। और ये जो हम कर्मों की बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, भाग्य में अगर कुछ गलत भी होने वाला है तो आपके कर्म जो हैं उसे थोड़ा कम कर देंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है?
देखिए अनु जी, इसमें भी बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन बनी हुई है लोगों को यह समझ नहीं आ पाता है कि अभी वह बात कौन से कर्मास की कर रहे हैं। जी। देखिए हमारे जो कर्मास होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, एक हमारे जो प्रारब्ध हैं, और तीसरा हमारे क्रियामान कर्म। जी। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि वह पर्टिकुलर इंसान तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है या ऐसे बुरे काम करता है, तब भी उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जी। वह बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा है, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहा है, पर आप उसकी वो पोजीशन आज देख रहे हैं। आज की पोजीशन आप देख रहे हैं कि वह नेगेटिव तो है कहीं ना कहीं, पर वह राइज कर रहा है। वह राइज क्यों कर रहा है? वह राइज कर रहा है अपने संचित कर्मों के आधार पर। जो कर्म वह करके आया है, जो साथ में वह अपने लेकर आया है, एक कहते हैं ना अपनी जमा पूंजी जो वह साथ लेकर आया है, उसके आधार पर आज भगवान उसको वह फल दे रहे हैं। लोग कहते हैं देखिए हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, वह आपके क्रियामान कर्म है। इसी क्रियामान जो करेंटली आप कर रहे हैं, संचित कर्म जो आप लेकर आए हैं, जो पिछले जन्म में हमने पिछले जन्म से आप लेकर आ रहे हैं, और क्रियामान कर्म जो आज आप कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप आज के कर्म सुधारिए, जो कि आपको आगे जाने वाले समय में, अगले जन्म में, या कहते हैं बुढ़ापे के समय में, यह कर्माज ही आपको सपोर्ट करते हैं। यही कर्माज ही आपको दिखाते हैं कि बुढ़ापे में आपका जो बुढ़ापा है वह कष्ट से बीतेगा या सुख के साथ या आराम से अपने परिवार के साथ बीतेगा। तो देखिए यह एक बहुत ही लंबा चर्चा का विषय है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोगों को मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको बहुत लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी बहुत उल्टा सीधा नेगेटिव भी बोलते हैं। हाँ जी। कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं या वह गलत कर रहे हैं। पर आप उनका आज का कर्म देख रहे हैं। आप सिर्फ सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं तो वह अपने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ ना कुछ करके आए हैं, वह संचित कर्मा साथ लेकर आए हैं कि जो आज वह पूरे देश को रूल कर रहे हैं। आज मोदी जी हमें नहीं जानते, पर हम मोदी जी को जानते हैं जी। आज हम और नेताओं को नहीं जानते, पर आज हम उनको जानते हैं, पर वह हमें नहीं जानते जी। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज हम किसी को नेगेटिव तो 1 मिनट में बोल देते हैं, पर यह नहीं देखते हैं कि वह क्या साथ लेकर आया है। और जो कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करने के लिए आपको क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि आज आप अपने जो करेंटली जो आप कर्मास कर रहे हैं उनको सुधारिए। जब आप उनको सुधारेंगे तो धीरे 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 ही सही, पर आपको फल ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने अंत समय की बात करी जी। जैसे मैंने अगले जन्म की बात करी। अब बहुत से लोग इस पर भी देखिए टिप्पणी करते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है। बिल्कुल, मैं भी ये मानती हूँ कि किसने देखा है। तो हम ऐसा कोई बहुत अच्छा कर्म तो कर ही नहीं रहे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 84 लाख योनियों के बाद इंसान को एक मनुष्य का जन्म मिलता है, और यह कोई आसान और छोटी बात नहीं है। जब वो इतना अपनी लाइफ में, अपने एक जीवन में इतना अच्छा कर लेता है, उसके बाद कहीं जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुंडली में भी अगर मैं बर्थ चार्ट की भी बात करूं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनने के बाद, बहुत सारे योग बनने के बाद तब एक स्थिति बनती है जब उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो बेसिकली यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि जी हाँ, हमें आज अपने कर्मों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग महाकुंभ चाहते हैं स्नान करने के लिए, उन्हें लगता है कि स्नान कर लिया तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या सच में ऐसा होता है कि महाकुंभ में स्नान करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, चाहे आपने कैसे भी कर्म किए अनु जी, आपने तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक ले लिया है। बिल्कुल। देखिए, मैं भी अभी हमारा जो कुंभ चल रहा है, हमने भी बहुत लोगों को बताया कि आप पर्टिकुलर तिथियों पे आप स्नान करें, पाप धुलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर देखिए फिर दोबारा मैं यहाँ पर क्रियामान कर्मों को लाना चाहूँगी। लोगों ने सोचा कि हम जाएं, जैसा कि इसके पीछे हमारी कहानी है कि जो हमारे मंथन से, कलश से जो जल की बूंदें गिरी जी, तो वह अमृत स्नान में बदल गया। वहाँ का जल और ज़्यादा पवित्र हो गया। तो आप पर्टिकुलर तिथियों पे जब आप स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं जी।
पर जो हमारे मन का पाप है, जो हमारे हमारे जो कर्मास हैं, उनका पाप कैसे धुल पाएगा? देखिए, जाना, स्नान करना, पूजा करना बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, मैं उसको मना नहीं करती हूँ। जी। पर आप वहाँ गए, आपने स्नान किया, आप वापस आ रहे हैं, आपके मन में तो हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं कि अभी जाके भाई से प्रॉपर्टी का हिसाब करना है, पता नहीं पड़ोसी इतना राइज क्यों कर रहा है, आपके मन में उसके लिए जलन आ रही है, कहीं मेरी माँ बहन को भी पूरा हिस्सा ना दे दे। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक लेटेस्ट अभी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी हमारे पास एक सर आए और उनकी माताजी साथ में आई, तो मैंने पूछा आप कैसे हैं? उन्होंने कहा बहुत अच्छे, और कुंभ का स्नान भी करके आए हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। देखिए, ऐसे हम किसी की बात करना अच्छा नहीं लगता, पर एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो सर ने क्वेश्चन किया कि आप प्लीज़, ये मेरा बर्थ चार्ट है और ये मेरी वाइफ का बर्थ चार्ट है, तो प्लीज़ आप वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अभी, और आप उनका थोड़ा सा देख के बताएं कि हमारी कुंडली में बच्चे का क्या योग बन रहा है, या पुत्र का योग बन रहा है, या पुत्री का योग बन रहा है। जी। देखिए, मैंने कहा यह तो मैं आपको बता तो इजीली दूंगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है बताना, पर ये तो सब प्री डिसाइडेड है, यह तो गॉड ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको बेटा देना है या बेटी देनी है। जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका दूसरा क्वेश्चन यह था, माता जी ने और वो सर ने एक साथ ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं नहीं, अगर बेटी होगी तो हमें नहीं रखना है, हम नहीं रखना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ डिसीज़न लेंगे और हम उसे अबॉर्ट कर देंगे। अब आप सिर्फ अनुजी मुझे यह बताइए कि यह जो कर्मा है यह कहाँ काउंट हो रहा है? यह जो कुंभ व स्नान करके आए हैं, यह कौन सा अच्छा कर्म है कि सिर्फ आप जेंडर के बेस पर आप बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हैं? क्या यह कर्मा, यह ऋण वो अपने अगले जन्म में लेकर नहीं आएंगे? क्या इस जन्म में इसका दुख, इसका कष्ट उन्हें झेलना नहीं होगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग मिलने आते हैं, तरह तरह के हम व्यूज़ जानते हैं। तो मैं कहती हूँ, देखिए, कुंभ में नहाना सिर्फ आपके पाप धोने के लिए काफ़ी नहीं है। जी। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, सबसे पहले अपने मन को पवित्र करें, अपने कर्मास को अच्छा करें। आप कोशिश करें कि आप ऐसा थॉट भी ना लेकर आएं, किसी के लिए मन में लाया हुआ एक सिंगल नेगेटिव थॉट भी आपके खराब कर्माज में काउंट होता है। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं दिल से कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि जो प्री डिसाइडेड है, जो गॉड ने डिसाइड कर दिया है कि बेटा होगा या बेटी, वो होगा, वही होगा। जी। लेकिन बहुत से आचार्य ये कहते हैं कि जब किसी के पास कुंडली लेके जाते हैं कि हमें पुत्र चाहिए, जी। और वो कहते हैं कि आप ये उपाय कीजिए, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। जी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बता दिया कि ये डिसाइड पहले से हो चुका होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो जो उपाय बताते हैं उनसे बदला जा सकता है? देखिए, होता क्या है अनुजी, बेसिकली अगर सपोज आज कोई मेरे पास भी आता है, सो फर्स्ट आई विल चेक कि क्या उनकी कुंडली में बेटे का योग बन रहा है या बेटी का योग बन रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो मैं कभी भी किसी को गाइडेंस नहीं देती हूँ। अगर किसी के मन में यह थॉट चल रहा है कि उसे अपने बच्चे को अबॉर्ट करना है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, तो सॉरी, मैं ऐसी कंसल्टेशन कर ही नहीं सकती हूँ, ना मैं ऐसी गाइडेंस दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर है। बिल्कुल। अब जैसे आपने बात करी कि क्या यह प्री डिसाइडेड है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि हाँ, यह एक पर्टिकुलर मेल का चार्ट है और ये फीमेल का चार्ट है, तो बेटे के योग अगर बन रहे हैं तो हम उन्हें बताते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि जी हाँ, आपका पर्टिकुलर एक बेटे का या दो बेटे का योग बन रहा है। और अगर योग के चांसेस हैं और अगर दशाओं के चांसेस हैं, दशाएं ऐसा दिखा रही हैं कि बेटा होने का एक, बोलते हैं ना कि एक आशीर्वाद आपको मिल सकता है, तो उस कंडीशन में फिर उपाय भी कराए जाते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी, देखिए, बिल्कुल ही ब्लाइंड आइज के साथ ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा प्री डिसाइडेड है, मेल और फीमेल दोनों के चार्ट काम करते हैं।
जी। बताया जा सकता है, पर फिर भी मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो हमें भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। आपने कहा कि मेल और फीमेल दोनों के चार्ट जो हैं जी। वो काम करते हैं। यहाँ मुझे हमारे यहाँ एक नेबर हैं, तो जब उनकी शादी हुई तो उनके बेटे की कुंडली में जो था पुत्र योग नहीं था, और जो उनके माता पिता थे उन्हें पुत्र चाहिए था। जी। तो उन्होंने एक ऐसी कन्या ढूंढी जिसकी कुंडली में पुत्र योग था, कि वो जिससे भी शादी करेगी उसे मतलब पुत्र ज़रूर होगा। तो ऐसा भी होता है क्या? ऐसा आपने कहा कि माता पिता ने ऐसी लड़की ढूंढी, ऐसा बर्थ चार्ट ढूंढा कि जिसकी कुंडली में पुत्र का योग था। हाँ जी। देखिए, ये हम सोचते हैं, हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम ऐसी लड़की को लेकर आ रहे हैं, या हम ऐसे योग बना रहे हैं। हम कोई योग बनाने वाले कुछ नहीं होते हैं, ये सब प्री डिसाइडेड हैं। अगर एक पर्टिकुलर लड़के की लाइफ में एक लड़की आ रही है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, इन सब का संबंध हमारे कर्मास के साथ ही है। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपस में लिंक रहा होता है। हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में अपने किसी ऐसे बेटे या पिता के साथ इतना कुछ ऐसा बुरा कर्मा किया हो। कहते हैं ना, कई बार देखिए, कहने को तो ये है, जैसे आज की हम बात करें कि कहने को तो ये है उनकी माता है या पिता हैं, पर अपने बच्चे की केयर नहीं करते हैं, या बच्चे को बहुत मारते हैं, या जो एक ममता वाली जो एक फीलिंग होनी चाहिए वह अपने बच्चे को नहीं देते हैं। हाँ जी। वह बच्चा जो है वह कहीं ना कहीं अपना कर्मा ही काट रहा है। आपस में वही रिश्ते साथ में जुड़कर आते हैं कि जो आपको इस जन्म में पे ऑफ करना होता है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने ऐसी लड़की ढूंढी, वह उनके माता पिता ने नहीं ढूंढी, वह भगवान के द्वारा, वह उनके कर्मों के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इस तरह से एक लड़की उनकी लाइफ में आएगी और उनके माता पिता के माध्यम से उन्हें ढूंढा जाएगा। जी। जैसे देखिए, मैं कर्मास की हमारी बात चल रही है, हमने टॉपिक लिया कि क्या ज्योतिष भाग्य बदल देता है। देखिए, ज्योतिष भाग्य कैसे बदलेगा, यह भी उस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए। अगर वह बिल्कुल ही, देखिए मैं कहती हूँ, वह बहुत अच्छे योग करके लेकर आया है या अच्छे कर्मास भी साथ लेकर आया है, तो उसकी कुंडली में यह ज़रूर लिखा होगा कि उसको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना लिखा होगा, उनके माध्यम से उनका भाग्य उदय होना लिखा होगा। पर साथ ही साथ अगर कहीं ऐसा है कि वो कुछ ऐसे कर्मास करके आए हैं, लोगों का बुरा करके आए हैं, तो हो सकता है कि वह इस जन्म में सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित जी के पास चक्कर ही काटते रहें। जो लोग किसी एक पे विश्वास नहीं करते हैं, वह खुद की भी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और नेगेटिव कर लेते हैं। तो मेरा देखिए, घूम फिर के कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर कर्मास। जी। आज आप जो कर रहे हैं, आज आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने संचित कर्म भुगत रहे हैं। जी। भुगत रहे हैं, पर आगे के लिए आपको चलना है कि मैं अपने क्रियामान कर्मों को अच्छा करूं। देखिए, हमारी भागवत गीता में भी यह लिखा हुआ है, कृष्ण जी का ये उपदेश है कि मैंने तुम्हें, देखिए, किस्मत तो मैंने तुम्हें लिख कर दे दी, फिर भी मैं तुम्हें एक फ्री विल दे रहा हूँ। वह फ्री विल है आपका कर्मा। सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से कभी कुछ नहीं मिलता है। हम कर्मों की बात करते हैं कि कर्म अच्छे कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मतलब कैसे पता चले कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र में वो अच्छा कर्म है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे की नज़र में वो बुरा हो। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने करी अनु जी। बेसिकली देखिए, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगी, पर कुछ धर्मों में ऐसा कहा गया है कि किसी के लिए एक सिंगल नेगेटिव थॉट भी आपके माइंड में अगर आ रहा है, गलत थॉट आ रहा है, तो वह भी आपका कर्मा खराब कर रहा है। सो बेसिकली जिस कर्म से किसी का नुकसान ना हो, किसी के इमोशंस हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी के परिवार में ऐसी नेगेटिविटी ना आए, आपकी वजह से किसी के फैमिली को ऐसा कोई कष्ट ना झेलना पड़े, आप किसी धर्म की आलोचना ना करें, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यह दिखाती हैं कि आप एक राइट पाथ पे चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना सोच के आप नहीं चल सकते हैं। मैं मानती हूँ कि देखिए, अपने लिए भी सोचना है, अपने परिवार के लिए भी सोचना है। सपोज आज हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई चोर आया जी, वो मुझे आके कहता है कि मैम, मैं आपको एक पर्टिकुलर इतना अमाउंट दूंगा,
आप मेरा यह ऐसा, आप मेरी कुंडली में आप ऐसे उपाय करवा दो कि मैं यह एक पर्टिकुलर अमाउंट की चोरी सक्सेसफुली कर सकूं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? कि क्या अगर मैं, मेरे लिए तो देखिए सब लोग बराबर हैं, आप समझ रहे हैं, पर क्या ये मेरा अच्छा कर्मा है कि मैं उस पर्टिकुलर इंसान को एक चोरी करने में हेल्प कर सकूं और उसका एक ऐसा उपाय करा सकूं कि देखिए आपकी ये चोरी सक्सेसफुल हो जाए। देखिए गैम्बलर्स भी होते हैं, बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो ऐसा हमें कांटेक्ट करते हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा देखना है, सामने वाला क्या कर रहा है इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना कर्मा अच्छा रखना है। अच्छा, बहुत से लोग ना कर्मों को अच्छा कैसे लेते हैं, जैसे कि किसी को खाना खिला दिया या किसी की मदद कर दी या किसी को पानी पिला दिया, वो सोचते हैं कि ये कर्म है। क्या सच में यही हमारे कर्म हैं? देखिए पर्टिकुलरली हम इनको सिर्फ कर्मों में, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कर्मों में काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, यह कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव एक फ्यूचर ज़रूर बना रहा है कि आप आज किसी का अच्छा कर रहे हैं तो कल आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। हो सकता है देखिए आप जिसको खाना खिलाया आपने, जिसको आपने पानी पिलाया, उसको क्या नीड थी, वह कितने दिन से भूखा या प्यासा था, उसका वह जो आशीर्वाद है, उसकी वह जो ब्लेसिंग्स हैं, वह आपके लिए ज़रूर वर्क करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ इसको करने से हमारा कर्मा अच्छा हो रहा है या हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, सिर्फ यही पूरा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यही सिर्फ एक संतुष्टि वाला काम नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। माता पिता अपने बच्चे के सुख के लिए सब कुछ करते हैं, तो क्या जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चे से सुख की उपेक्षा रखनी चाहिए कि ये भी हमारे लिए कुछ करेगा? देखिए क्या होता है अनुजी कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यह सब कुछ हमें कर्मों के आधार पर जन्म मिला है, तो ऐसे में अगर मैं अपनी सोच बताऊं तो उम्मीद, ये जो वर्ड है ना एक्सपेक्टेशन, यह आपको सबसे ज़्यादा दुखी करती है। जो इंसान इस एक्सपेक्टेशन से, इस उम्मीद से ऊपर उठ गया, समझ लीजिए वह परमात्मा को ही पा लेता है। बिल्कुल। आज अगर मैं अपने बच्चों से यह उम्मीद करूं या कोई भी इंसान अपने बच्चों से ये उम्मीद करे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, अब बड़े होके तुम्हें भी मेरी केयर करनी है या तुम्हें भी मेरे साथ अच्छा करना है, मेरा पालन पोषण करना है, मैं कहना चाहूँगी यह बिल्कुल गलत है। ऐसी उम्मीद भी गलत है। आप अपना रोल प्ले कीजिए जी। आप उनके लिए आप यह समझिए कि आप इस दुनिया में उनके लिए आए, आपने उनके लिए चीज़ें की, बट एक्सपेक्टेशन करना बहुत गलत है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन हर्ट होती हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि जब आपके अपने थॉट्स अच्छे होते हैं, वही थॉट्स बच्चों में इनकलकेट होते हैं और बिना कहे इन फ्यूचर वह भी आपका ध्यान रखते हैं, पर उम्मीद करना गलत है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। और दूसरी तरफ बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पेरेंट्स सही हैं या फिर माता पिता सही हैं। उस स्थिति में अपने आप को किस तरह से संभाला जाए? ऐसा भी देखिए शास्त्रों में ना बहुत जगह लिखा हुआ है कि जब भगवान हर जगह घर घर अवेलेबल नहीं हो सकते थे, प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने माता पिता को भेजा। उन्होंने माता पिता को भेजा कि वह अपने बच्चों की केयर करें, पालन पोषण करें, उनका एक अच्छा जीवन वह उनको जीने के लिए दें या उनकी एक अच्छी सी एक लाइफस्टाइल वो लेकर चलें। पर मैं कहूँगी देखिए इसी में अगर माता पिता आज सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के, अपना कर्मा समझ के इसको करेंगे कि यह हमारा कर्तव्य है, हमें अपने बच्चों के लिए यह करना है, हमारा एक कहते हैं ना एक हमारा एक फ़र्ज़ है कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अच्छी स्टडीज़ करानी है, एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, वहाँ तक तो यह समझ आता है। पर जब वह यह उम्मीद करने लग जाते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो यानी आपके पास संतुष्टि नहीं है जी। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। जो ये उम्मीद है यही आपको दिन ब दिन अंदर ही अंदर गलाती रहती है। जी। इंसान सिर्फ उम्मीद में
कि यह बड़ा होगा, यह मेरे लिए ये करेगा, यह मेरे लिए ये करेगा। पर यहाँ आप कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वह बच्चा क्या बर्थ चार्ट लेकर आया है जी। क्या उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि वह अपने माता पिता की सेवा करेगा। आज तो आपने उससे उम्मीद कर ली कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी बहुत केयर करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। पर अगर उस बच्चे की कुंडली में ऐसे योग हैं कि उसकी कभी अपने माता पिता से बनेगी ही नहीं, या वह अपने माता पिता से एक डिस्टेंस पर रहेगा, तो फिर वह उम्मीद तो फिर आपकी खराब हो गई, बेकार हो गई। तो ऐसे में ज़्यादा बेटर है आत्मसंतुष्टि लाएं। जी। अपने अंदर जब आप संतुष्टि ले आते हैं तो आपको किसी से भी कोई उम्मीद रह ही नहीं जाती है। कहने का मतलब ये है कि तो उम्मीद मत रखिए आप, जी। बस अपना कर्म कीजिए। जी, अपना कर्तव्य निभाइए। बहुत बार नेहा जी ऐसा होता है कि इंसान जो है कि वो अपने काम में, अपने जो आपने कहा कर्तव्यों में जी। इतना व्यस्त रहता है कि उसके लिए अपने पास टाइम नहीं होता है। वो अपनी कई इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं कर पाता है, चाहे वो मजबूरी में हो या किसी भी कारण हो। तो क्या ये अपने प्रति एक गलत कर्म नहीं है कि हम अपनी हमारा जो मन कर रहा है हम वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें आपको मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली बात तो यह तो हमारे भगवान जी भी कहते हैं कि सर्वप्रथम आपकी खुद की आत्मा सुखी और खुश होनी चाहिए। मैं मानती हूँ, बिल्कुल सत्यता है कि सबसे पहले आप 10 लोगों की 10 चीज़ें कर रहे हैं, और अगर आप खुद को ही दुखी कर रहे हैं, आत्मा यानी परमात्मा, आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से ही अपने परमात्मा से कनेक्ट हैं। जी। अगर आप अपनी आत्मा को दुखी करके आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, आपकी चीज़ें लैक होने लगती हैं लाइफ में। तो आप अपनी चीज़ों पर भी ध्यान दें। और दूसरा, देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अगेन वही बात आ जाती है कि जब इंसान दूसरों के लिए सोचता है, जी। दूसरों के लिए मन से चीज़ें करता है, जी। तो वह जो संतुष्टि होती है, वह जो एक कहते हैं एक आत्मसम्मान या जो मन होता है, वह बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं वो अपने बारे में नहीं सोचती हैं, वो अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। उनका जो सुबह शुरू होती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये बनाना है, ये करना है, अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। जबकि आपने कहा कि सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए। बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए, ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेसिक चीज़ों का अगर ध्यान रख रहे हैं और आप दूसरों को भी ध्यान रख रहे हैं, आप अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को कभी भी देखिए, अगर आज आप अपने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अपने से रिलेटेड जो कर्माज हैं, अगर वह नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं तो आप लाइफ की किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी। तो अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा नेहा जी, ये कुंडली जो मिलाते हैं ये ज़रूरी होती है क्या मिलाना? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? देखिए, इसलिए ज़रूरी होती है, बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, कुंडली बहुत ही बढ़िया हो गई, शादी कर दीजिए। हाँ जी। 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। पर देखिए, यह काफ़ी हद तक गलत है। सिर्फ गुणों के आधार पर शादी कर देना सही नहीं होता। आपको देखना चाहिए कि बाकी जो ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन है वह आपस में कैसे मैच करती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 36 में से 20 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, पर बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत लंबे समय के लिए, मैं कहती हूँ लाइफ टाइम के लिए, उन लोगों की शादियाँ चली हैं और चल रही हैं। पर देखिए, डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि मान लीजिए अगर हम फीमेल के बर्थ चार्ट की बात करें तो हम लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह की पोजीशन देखते हैं कि गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है। कहीं वह नीच अवस्था में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं बैठे हैं, या कहीं किसी ऐसे पाप ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं मेल चार्ट की बात करूँ तो मेल की कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं, क्योंकि शुक्र एक फेमिनिन प्लैनेट है। वह आपके बर्थ चार्ट में फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है कि वह किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, वेल प्लेस्ड हैं या नहीं हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं। इसके बाद आता है कि कुंडली का सप्तम भाव, दोनों की कुंडली में 7th हाउस, यानी कि जिससे हम शादी, पार्टनरशिप देखते हैं, कहीं उसमें तो कोई पाप ग्रह नहीं बैठे हैं, कहीं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है जिससे कि बाद में तलाक होने के चांसेस हों।
या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मैरिज डिले हो जाती है, या कई लोगों की कुंडली में मैरिज का योग ही नहीं होता है। तो इसके लिए कुंडली मैच कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बहुत से लोगों की कुंडली में, बिल्कुल आपने सही कहा कि शादी का योग ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो क्या कुछ उपाय करके वो योग लाया जा सकता है? मैं इस चीज़ के लिए भी कहूँगी कि साथ ही साथ हम देखते हैं कि सप्तम भाव कैसा है। अगर सप्तम भाव में कोई ऑलरेडी पीड़ित ग्रह बैठ गया है, सपोज राहु ग्रह की प्लेसमेंट हो गई है, यह दिखाता है कि आपसी तालमेल बहुत ही ज़्यादा खराब रह सकता है, रिलेशन में लड़ाई झगड़ा रह सकता है। शनि बैठ जाएं तो शनि यानी कि डिले, जो आपका स्पाउस हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो स्पाउस होंगे वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी देख सकते हैं, या फिर चांसेस होते हैं कि शादी हो ही ना, मतलब शादी ना ही हो, ऐसा भी चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ग्रहों की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है कि उस भाव में किस तरह के योग बन रहे हैं या किस तरह की दशाएं भी चल रही हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है डिवोर्स का। हम चाहे बॉलीवुड की बात करें या आम जिंदगी में जो लोग हैं उनकी बात करें, तो 20-20, 25-25 साल हो गए शादियों को, लेकिन अब डिवोर्स हो रहे हैं। ये इतना क्यों बढ़ रहा है अब ये? देखिए, इसके लिए अगर मैं कुंडली की बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव ग्रहों की पोजीशन 7th हाउस में राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, या सप्तम भाव में कई लोगों के जैसे मंगल आके मंगलिक भी हो जाते हैं, तो इस तरह की पोजीशन दिखाती है कि हो सकता है इन फ्यूचर या कुछ समय बाद इन लोगों का डाइवोर्स हो। पर देखिए, इन ग्रहों की पोजीशन के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि मेन जो हमारा जो एक चाइल्डहुड बीत रहा है जी, आजकल देखती हूँ मैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है या इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि माइंड में कहीं ना कहीं बच्चों के ना, जो हमारी यूथ है जी। उनके यह सेट हो गया है कि क्या फ़र्क पड़ता है, देखा जाएगा। लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं, लोग रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं कि पेरेंट्स हैं ना देखने के लिए, लोगों में बर्दाश्त नहीं है जी। लोगों में एक निभाने की जो फीलिंग पहले हुआ करती थी वो नहीं है। लोगों को ये लगने लगा है कि क्या हुआ, अगर नहीं समझ आया, नहीं शादी चली तो पेरेंट्स हैं डाइवोर्स करवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, जो कि देखिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप अगर एक रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप एक गलत रिलेशन को खींचते रहें या ज़बरदस्ती निभाते रहें। कहीं पर कोई ऐसी डोमेस्टिक आपको वायलेंस देखने को मिल रही है, कुछ ऐसा फाउल लैंग्वेज आपके साथ यूज़ होती है या कुछ ऐसा गलत होता है, तो आप बिल्कुल हकदार हैं कि आप डिसीज़न लें। पर अगर छोटा मोटा एडजस्ट करना पड़े जी, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़े तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह जो रिलेशनशिप है यह ऐसे ही दो लोगों की शादी नहीं होती है। दो लोग किसी ना किसी रीज़न से एक साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आपको मैं एक बहुत ही अच्छी, मेरे मन में एक बात आई है, मैं बताना चाहती हूँ। आपने रिलेशनशिप की बात की, यहाँ पर भी ना देखिए कहीं ना कहीं ट्रेंड चल गया है कि मेल्स बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, उसके बावजूद भी एक फीमेल्स में ना कहीं एक प्राउड वाली फीलिंग आ गई है। देखिए, मैं भी एक लेडी हूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ, मुझे और फीमेल्स की रिस्पेक्ट भी है। बट आपने आपकी इस बात से मैं एग्री करती आपने हूँ। बहुत बार देखा होगा कि जो एक मेल है ना, जो एक पुरुष होता है ना, वह कमाता है, वह किस लिए कमाता है, उसके कंधों पे बोझ होता है कि नहीं, मुझे अपने परिवार को अच्छा चलाना है, मुझे अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे अपने पेरेंट्स की केयर करनी है, मुझे आज उनका नाम रोशन करना है। वह सब कुछ करता है, वह आगे राइज करता है और अच्छे से अच्छा फ्यूचर भी उनके लिए सिक्योर करता रहता है। पर वहीं जहाँ एक लेडी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यह मैंने देखा है, यह मेरा देखा हुआ एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, थोड़ा वह अपनी लाइफ में अच्छा कर लेती हैं, अर्निंग कर लेती हैं, सबसे पहले उनके माइंड में थॉट आता है टुडे आई एम सेटल्ड, मैं आज एक लेवल पे पहुंच चुकी हूँ या मुझे डाइवोर्स चाहिए। वह उस समय यह नहीं सोचती है कि जो हस्बैंड के थॉट्स होते हैं
हस्बैंड कहता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपनी वाइफ के लिए करना है। जहाँ एक वाइफ का रोल, वाइफ थोड़ा सा आगे बढ़ते ही कहीं ना कहीं एक प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है कि आज मैं कुछ बन गई हूँ, आज मैं कुछ हूँ। वह सबसे पहले छोड़ने की सोचती है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई अर्न माई ओन मनी। सो यह जो थॉट प्रोसेस है ना दोनों का, कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत मेजर रीज़न बन गया है आज की डेट में डाइवोर्स का। एक लेडी को भी समझना चाहिए कि जब उसका हस्बैंड, देखिए लोग मोस्टली लेडीज़ के साइड से ही बात करते हैं, पर मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कोई भी उस कॉइन की उस साइड पे देख नहीं पाता है। बिल्कुल, उस लेडी को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर मेरे हस्बैंड मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आज मैं भी एक उनका, एक बोलते हैं ना सपोर्टिंग शोल्डर बन के अगर आगे आ रही हूँ, तो यह तो अच्छी बात है। पर उस पीक पे जाने के बाद वह घमंड आ जाना, वही एक डाइवोर्स का, रिलेशनशिप में खटपट का, रिलेशनशिप में एक बोलते हैं ना डिस्टेंस आ जाना, उसका बहुत बड़ा रीज़न बनता है। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पर कहते हैं ना कि कहने को पुरुष प्रधान हमारा देश है, पर फिर भी सुनवाई सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही होती है। जब हम पैदा हुए हमें एक रिलेशन मिला माता पिता का, भाई बहन का, ठीक है। जब हमारी इनसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो क्या हम इन्हें डिवोर्स दे देते हैं? नहीं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही मैं कहना चाह रही थी कि देखिए आपको एक ऑप्शन मिल गया कि हस्बैंड को आप डाइवोर्स दे सकते हो, पर क्या आपने कभी अपने माता पिता के लिए सोचा कि आज माता पिता ने डांट दिया तो मैंने डाइवोर्स दे दूं, आज मेरे बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने डाइवोर्स दे दूं या छोड़ के चली जाऊं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उनके साथ निभाना है। हाँ जी। हमारा एक अटैचमेंट लेवल है कि नहीं ये मेरे माता पिता हैं, नहीं ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर हस्बैंड के बारे में इतना ज़्यादा ऐसे वाले थॉट्स क्यों? ऐसा क्यों कि एक ऑप्शन, एक लीगल रूल रख दिया गया है कि आप इनको डाइवोर्स दे सकते हैं, तो ज़रा सी प्रॉब्लम आई तो आप तो 1 मिनट में डाइवोर्स दिया और छोड़ के चल दिए। यह एक बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। आपको देखिए, बोलते हैं ना एक मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी में यही डिफरेंस है कि फीमेल को हमेशा चंद्रमा का कारक क्यों कहा गया है? क्योंकि वह पोलाइट है, वह इमोशनल है। तो आपको अपने करियर को एक आगे फ्रंट पे रख के और साथ में अपना वो इमोशनल फैक्टर भी साथ ही साथ रखना चाहिए कि ये है मेरी फैमिली है, यह है मेरे हस्बैंड है। ठीक है, कभी कभार समय ख़राब होता है, दशाएं ख़राब आती हैं, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, पर उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल ख़राब कर दें। अभी मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक बात बोली कि 2025 जो है इसमें और भी बहुत सारे डिवोर्स होंगे, और उन्होंने एक और बात कही कि ये जो 2025 है ये हनुमान जी का साल है, तो इसमें अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप या तो हनुमान चालीसा पढ़िए या कुछ भी हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए। क्या वाकई ऐसा करने से हमारी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी? देखिए, उन्होंने काफ़ी हद तक सही कहा। जैसे हनुमान जी का उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो इस साल का जो अंक है वह टोटल बनता है 9, जो कि मंगल का अंक होता है। मंगल को हम रिलेट करके देखते हैं हनुमान जी से कि हम मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, जैसा कि उन्होंने डाइवोर्स की बात करी, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगी, देखिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले चेक करवाएं कि आपका बर्थ चार्ट कैसा है। देखिए, मंगल की जो एनर्जी है वह कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी और इस चीज़ से मैं एग्री भी करती हूँ कि इस साल मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होने के, कहते हैं ना कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कोई बड़ी बहुत जगह आग लग जाती है, बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स। अगर मैं देखिए अपने इंडिया के चार्ट की भी बात करूं, जो हमारी वृषभ लगन कुंडली है इंडिया की, उसमें भी मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव विदेश, जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी देखने को मिल सकता है लोगों के मन में। क्योंकि देखिए, राहु भी सिर्फ मंगल को सोच के नहीं, राहु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
पर हमें उसके साथ सिर्फ हमें यह देख के कि मंगल का साल है तो खराब होगा, सिर्फ हम यह एक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अब सपोज किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की कुंडली है जिसकी कुंडली में मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति लेके बैठे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो वह मंगल का साल उनको खराब फल कैसे दे देगा? या किसी की उच्च मंगल की दशा चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जो एक मास लेवल पे जो चीज़ें खराब होनी है वह किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ में भी खराब हो। सबसे पहले चेक करवाएं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। जी हाँ, ग्रहों का गोचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, पर फिर भी देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही हम कहते हैं कि बहुत डीप सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन से भाव से कौन से भाव में ग्रह गोचर कर रहे हैं, कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, एक पाप ग्रह के साथ युति कर रहे हैं या शुभ ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, दशाएं कैसी चल रही हैं, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन निकाल के तब एक कंक्लूजन निकल के आता है। सो बेसिकली सिर्फ एक प्रेडिक्शन सुन लेने से कि मंगल ग्रह का साल है तो खराब ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी आपने राशियों की बात की थी, मैं यहाँ बहुत कंफ्यूज होती हूँ जी कि हम कैसे जाने कि हमारी कौन सी राशि है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाने या फिर अपने नाम के हिसाब से जाने, जो हमारे नाम का पहला अल्फ़ाबेट होता है। बहुत सारे लोग मेरी तरह कंफ्यूज हैं, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है हमारी क्लियर कर दीजिए। जी, देखिए कई लोग जो होते हैं वो बचपन से जैसे हम देखते आ रहे हैं, राशियों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं कि जो हमने हमारा बोलता हुआ नाम होता है उस पर भी हमारी राशि होती है। कहीं ना कहीं उस ग्रह का इफेक्ट आता है, आई एग्री, इफेक्ट आता है। पर अगर आप डिटेल में जाके अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी राशि कौन सी बनती है, तो देखिए हमारे हिंदू ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में हम जो मान्यता देते हैं वह हम चंद्र राशि को देते हैं। सूर्य राशि भी होती है पर चंद्र राशि को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रीज़न उसका यह होता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा, देखिए नक्षत्रों से ही तो हमारा सब कुछ डिसाइडेड होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे बहुत ज़्यादा चंद्रमा का इफ़ेक्ट होता है। तो हम कैसा बिहेव करते हैं, हम लाइफ में कैसा करते हैं, हम लोगों से किस तरह से मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा ऑरा कैसा है, यह सब कुछ हमारी चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी चंद्र राशि जाननी है तो वह अपने बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी मून की प्लेसमेंट है, मून कौन सी राशि में स्थित है, तो वह देखे, वही उनकी चंद्र राशि होगी। सपोज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मेष राशि है, मेष राशि में चंद्रमा बैठा है चार्ट में, तो उनकी जो चंद्र राशि बनेगी वह मेष राशि बनेगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मून साइन के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी राशि देखते हैं तो वही राशि आपके मन पे, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एक हम बहुत सुनते हैं मूल नक्षत्र, ये बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। पहले ही बताइए कि मूल नक्षत्र है क्या? देखिए मूल नक्षत्र, जो कि अगर हम अपने थोड़े से पीछे समय में चले जाएं, जब लोगों को एस्ट्रोलॉजी की इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी चीज़ें नहीं होती थी, तो लोगों ने बस सुन लिया, पंडित जी ने बोल दिया बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो पेरेंट्स के लिए कष्ट है, बच्चे के लिए कष्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं कष्ट होता है, मैं मना नहीं करूँगी। अगर हम अपने 27 नक्षत्रों की बात करें तो 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र कहा जाता है। जी। मूल माने जड़, जो आपका आधार है। कहीं ना कहीं अगर आपका मूल, आपका आधार वीक हो रहा है तो उस समय पे बच्चे को थोड़ा बहुत कष्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, साथ ही साथ किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले आपको यह चेक करना है कि उस बच्चे का जो वह मूल नक्षत्र है वह कौन से चरण में पड़ रहा है। 4 चरण होते हैं। अगर उस बच्चे का पहले, दूसरे, तीसरे चरण में कहीं पर जन्म है तो वह कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। चौथा जो चरण होता है वह शुभ माना जाता है, उसमें उतने ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट उस बच्चे को देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, क्या सच में हर मूल नक्षत्र वाला बच्चा बीमार पड़ता है? क्या हर कोई अपने माँ बाप पे भारी है? ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले उस बच्चे का बर्थ चार्ट देखिए कि उसके बर्थ चार्ट में केतु यानी कि जो मूल नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु जिनको
इस राशि का स्वामी कहा गया है, यानी कि गुरु ग्रह। जी। तो उस बच्चे की कुंडली में केतु और गुरु की स्थिति कैसी बनी हुई है? अगर केतु और गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो उस मूल नक्षत्र का उतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट उस बच्चे को नहीं मिलता है। मैं ये अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी कि किसी भी सिर्फ गलत कंफ्यूजन में पड़ के, गलत प्रिडिक्शन को सुन के आप परेशान ना हों। सबसे पहले आप देखें कि प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है। अगर केतु और ग्रह की स्थिति अच्छी है तो मैं कहना चाहूँगी मूल नक्षत्र वाले बच्चे लाइफ में बहुत बहुत अच्छा करते हैं। मल्टी स्किल ऐसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं ना, मल्टी टास्किंग कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु का प्रभाव आता है तो वह उन्हें मिस्टीरियस बना देता है। पर साथ ही साथ ऐसा कहते हैं कि अगर जो यह एक बार ठान ले तो उसको पूरा करके रहते हैं। जी। केतु एक बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि सीक्रेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा डीप माइक्रो नॉलेज देने वाला होता है। तो जिस एक विषय में यह घुस गए उस विषय में ये महारत भी हासिल करते हैं। गुरु का प्रभाव भी इनको मिलता है और केतु का आशीर्वाद भी इनको मिलता है अगर केतु और गुरु अच्छी स्थिति में है तो। पर यहीं अगर केतु पीड़ित हो गए, जी, गुरु ग्रह पीड़ित हो गए, कोई गुरु चंडाल योग बन गया, गुरु नीच अवस्था में बैठ गए, नवांश में गुरु की स्थिति खराब हो गई, तो उस कंडीशन में ऐसा बच्चा बहुत बार बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज भी देखता है। अब अगर बच्चा परेशान होगा, बच्चे को कष्ट में देख के नेचुरल सी बात है माता पिता भी परेशान होंगे। जिद्दी हो जाता है, अड़ियल होता है। ऐसा देखा जाता है जो बच्चा अगर केतु और ग्रह की, गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है और मूलों में पैदा हुआ है तो ऐसे बच्चों की शादियां भी लेट होती हैं, रिश्ते मिलने में परेशानी आती है, स्पाउस के साथ एक मैरिड लाइफ भी बहुत हेल्दी लाइफ नहीं कही जा सकती है। अब देखिए, अब आपने इसकी अगर बात करी है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ कि इसका कहते हैं कि मूल शांति, जी, अगर आप शुरू के 7-8 सालों में इसकी शांति करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और उस मूल पूजा का किया हुआ फल भी बच्चे को ज़रूर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हम एक रिस्पेक्ट के साथ एक पश्चाताप हम कर रहे हैं कि ठीक है इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, प्रॉपर वह एक पूरा पूजा होती है, एक अनुष्ठान होता है। उसके बाद अगर जो लोग अगर उस समय में जो अवेयर नहीं थे, अगर वह पूजा नहीं करा पाए हैं तो आपको जीवन में जब भी इसका ज्ञान हो, इसके बारे में पता चले, आप ज़रूर अपनी मूल शांति करवाएं, क्योंकि मूल शांति करवाने के बाद भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प मिलती है, दुष्प्रभाव कम होता है और जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स वह बच्चा लाइफ में देख रहा होता है वह काफ़ी हद तक सेटल डाउन होने लगती है। मूल नक्षत्र भी क्या हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, अगेन ये एक हमारा डिटेल टॉपिक हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, या आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कहते हैं कि कर्म कुछ नहीं होते, कर्मों के आधार पर ही ये मूल नक्षत्र मिला है, पर लोग कहते हैं कर्म कुछ नहीं होते। हाँ। अब एक मदर ने एक बच्चे को कंसीव किया, कई बार कहते हैं कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई, या बच्चे की गले में कोई कॉर्ड अटक गया, या कुछ ऐसा, कोई मेडिकल ऐसी इश्यूज हो गए कि जिस वजह से कई बार बच्चा कोख में भी खराब हो गया, या अबॉर्शन कराना पड़ गया, या वह डेड हो गया, ही और शी इज नो मोर। तो आप मुझे बताइए कि अगर अभी तो उसने इस पृथ्वी पर आके ऐसा कोई कर्मा किया ही नहीं, हाँ। तो उसे वह जन्म क्यों नहीं मिला? आप खुद सोचिए कि जब अगर आज वह इस धरती पे आया नहीं है, उसने किसी के साथ बुरा किया नहीं, उसने कुछ ऐसे कर्म नहीं किए, किसी के साथ खराब कुछ नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो क्या वह इस लायक भी नहीं था कि उसे इस धरती पे जन्म नहीं मिलता? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके वह, जो मैंने कहा, संचित कर्माज उसके साथ जुड़े हुए थे। उसने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में ऐसा ज़रूर किया कि भगवान ने उसे इस धरती पर जन्म तक नहीं दिया। देखिए, कहने में बहुत दुख होता है, पर कहीं ना कहीं वह अपने साथ ऐसा प्रारब्ध, ऐसे संचित कर्माज लेकर आया था। हो सकता है उसने पिछले जन्म में, जैसे मैंने अभी बात की जेंडर से रिलेटेड, कि कई बच्चे फीमेल चाइल्ड को देखकर अबॉर्ट करा देते हैं, उसने ऐसा कुछ किया हो, उसने माता पिता को कष्ट दिया हो,
उसने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, किसी परिवार के किसी बच्चे को ऐसा मरवा दिया हो, ऐसा कुछ उसके साथ बुरा कर दिया हो, किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को घर से निकाल दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसे जो दुष्कर्म होते हैं, उन्हीं वजह से, उन्हीं कर्मों के आधार पर ऐसे नक्षत्राज में आपका जन्म होता है, या फिर कहते हैं कि प्री मैच्योर बेबी हुआ, उसकी डेथ हो हाँ गई, जी। या ऐसा नेगेटिव हुआ, ऐसा हो गया। मैं मानती हूँ, देखिए मेडिकल टर्म्स भी हैं जिनको हम देखते हैं, समझते हैं, पर मेडिकल से ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारी डिवाइन पावर है, जिनके बेस पे, जिनके अकॉर्डिंग ही हम सब आज एक, कहते हैं ना, जो हम पर रूल कर रहे हैं। तो उन कर्मों के आधार पर उस बच्चे को जन्म मिल ही नहीं पाया। सो कर्मास बिल्कुल अपना काम करते हैं। जैसे आपने कहा क्या मूल नक्षत्र भी कर्मों के आधार पर मिलता है, बिल्कुल इस तरीके के। जैसे कई होते हैं, जैसे शूल नक्षत्र हो गया, वह भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बहुत से ऐसे नक्षत्र हैं जो आपको जीवन में स्ट्रगल देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। यह नक्षत्रास भी हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलते हैं। हमें लगता है कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, तो हमें एक और पॉडकास्ट आपके साथ जरूर करना पड़ेगा, ताकि हम आपसे और भी जो नक्षत्र हैं उनके बारे में भी बात कर सकें। थैंक यू सो मच कि आप स्टूडियो में आई। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। आचार्य नेहा सोलंकी जी से आज जितनी हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि ज्योतिष के माध्यम से आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन हाँ, जो जीवन में परेशानियां आने वाली हैं, उन परेशानियों को ये ज्योतिष थोड़ा कम कर सकता है, अगर आप सही ढंग से उपाय करते हैं। आज हमने कर्मों की भी बात की। जितनी हमने कर्मों की बात की, मुझे उतना ये समझ में आया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो, तो हमें आज से ही अपने कर्मों को सही करना है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आचार्य नेहा सोलंकी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।